हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एसएलवी सिविल सर्विसेज पर। मैं अंकेश पांडे आज उत्तर प्रदेश की क्लास के साथ फिर से उपस्थित हूं। साथियों, कुछ दिनों से क्लासेस नहीं चल रही थी, कुछ विशेष कारण था। अब से क्लासेस आपकी रेगुलर यूपी स्पेशल की लगातार जो 11 बजे जाया करती थी उसी टाइम पर जाया करेगी। आप सभी बिल्कुल इस बात को लेकर के आश्वस्त हो जाइए कि उत्तर प्रदेश स्पेशल से संबंधित कोई भी प्रश्न आपका पेपर में बचने वाला है। मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप बिल्कुल कमर कस लीजिए। बहुत कम समय है। उत्तर प्रदेश की क्या महत्ता है आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कम से कम नहीं तो 15 क्वेश्चन बन जाते हैं, वो चाहे करंट से रिलेट करके चाहे किसी भी प्रकार से। तो हम यहाँ पर बेसिक्स को भी क्लियर करेंगे, करंट से भी रिलेटेड चीजें क्लियर करेंगे और सब कुछ वो जो हमारे पेपर में आ सकता है उत्तर प्रदेश से रिलेटेड वो सब यहाँ पर क्लियर करेंगे। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारी बहनों, बस आपको ध्यान से क्या करना है, प्रश्नों को देखना है और उनके जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको नोट डाउन करते हुए चलना है। आइए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। सभी साथी देखिए और मन में जवाब दीजिए और जो भी कमेंट करके दे सकते हैं जिनको समझ में आता है। पहला प्रश्न आपके सामने क्या 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 कह रहा है, निम्नलिखित में से प्रदेश के किस नगर में उर्वरक कारखाना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ द स्टेट इज द फर्टिलाइजर फैक्ट्री लोकेटेड। बरेली, गोरखपुर, लखनऊ, गाजियाबाद। देखिए साथियों, जब हम बात करें उर्वरक कारखाना या फिर फर्टिलाइजर फैक्ट्री कहां पर है तो आप सभी को मैं बता दूं, यह है आपके गोरखपुर में। गोरखपुर बहुत कारणों से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश स्पेशल में जब हम गोरखपुर की बात करते हैं तो गोरखपुर कई कारणों से जाना जाता है। जैसे अगर आप जानते हो तो थारू जनजाति गोरखपुर के तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं ये लोग, और ये दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं। ये कई सारी चीजें हैं जो जनजातियों से संबंधित गोरखपुर से बनता है। बात यह है कि प्रश्न कह रहा है कि प्रदेश में किस नगर में उर्वरक कारखाना। उर्वरकों की बात करें या फिर उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्रीज की बात करें या फिर हम ये कह लें कि हमारे उत्तर प्रदेश के अंतर्गत कौन कौन से उद्योग हैं। ध्यान दीजिएगा साथियों, हमारे उत्तर प्रदेश के अंतर्गत कौन कौन से उद्योग हैं इनकी बात कर लें और किस उद्योग की क्या उपयोगिता है, किस उद्योग के द्वारा हमारे उत्तर प्रदेश के अंतर्गत कितनी हिस्सेदारी है हमारे राज्य जीडीपी में, यानी हम जो कहते हैं जीएसडीपी। तो हम आपको यहीं पर बताते चले। जैसे अगर हम कहें कि हमारे भारत के अंतर्गत और उसमें उत्तर प्रदेश के अंतर्गत प्राइमरी सेक्टर का क्या महत्व है, सेकेंडरी सेक्टर का क्या महत्व है और टर्शियरी सेक्टर का क्या महत्व है, ये हम उत्तर प्रदेश के हिसाब से देखें तो इसका अलग अलग सेगमेंट देखने को मिलता है। बाय द वे, भारत के अंतर्गत भी इसी के अकॉर्डिंगली चीजें देखने को मिलती है। भारत के अंतर्गत बस थोड़ा सा प्राइमरी सेक्टर का जो ओवरऑल ग्रोथ है हमारे देश का, उसमें प्राइमरी सेक्टर थोड़ा कम है। लेकिन यहाँ पर जो हम देखते हैं वो क्या है, जब हम प्राइमरी सेक्टर का उत्तर प्रदेश की स्थिति देखें तो वो प्राइमरी सेक्टर हो जाता है लगभग 27%। ध्यान दीजिएगा, हमारी राज्य जीडीपी के अंतर्गत प्राइमरी सेक्टर है लगभग 27% और यहीं पर हम सेकेंडरी सेक्टर यानी जो उद्योगों से संबंधित चीजें हैं वो कितना है, लगभग 26%। ये हम आपको क्या बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत प्राइमरी सेक्टर का क्या योगदान है जीएसडीपी में, सेकेंडरी सेक्टर का क्या योगदान है जीएसडीपी में और टर्शियरी सेक्टर का क्या योगदान है। साथियों ध्यान दीजिएगा, रेस्ट जो बचा लगभग 47% टर्शियरी सेक्टर का है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है एग्जाम के दृष्टिकोण से कि प्राइमरी सेक्टर का क्या योगदान है उत्तर प्रदेश में, सेकेंडरी सेक्टर का क्या योगदान है, टर्शियरी सेक्टर का क्या योगदान है। देखिए साथियों, मैं जब आपको बताऊं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, चूंकि मैं थोड़ा सा इकोनॉमी से संबंधित ये डेटा है और यहां से रिलेटेड प्रश्न करंट से रिलेट करके पूछता है, कई बार यहां से प्रश्न आता है कि प्राइमरी सेक्टर के लोगों को क्या कहा जाता है, तो आप बता देंगे रेड कॉलर जॉब इन्हीं को कहा जाता है। प्यारे साथियों गौर से समझिएगा, प्राइमरी सेक्टर के जो लोग होते हैं उनको क्या कहा जाता है, रेड कॉलर जॉब के रूप में देखा जाता है। सेकेंडरी सेक्टर की बात करें,
जो सेकेंडरी सेक्टर के लोग होते हैं इनको कहा जाता है ब्लू कॉलर जॉब। ध्यान दीजिएगा, इनको क्या कहा जाता है, मैं इसी कलर में लिख दे रहा हूं ताकि आपको याद रहे। ये इनको क्या कहा जाता है, ब्लू कॉलर जॉब। और अगर हम यहीं पर बात करें टर्सियरी सेक्टर का, तो टर्सियरी सेक्टर जो है ये कौन से कॉलर जॉब के रूप में जाने जाते हैं, ये व्हाइट कॉलर जॉब के रूप में जाने जाते हैं। किसमें, व्हाइट कॉलर जॉब में, व्हाइट कॉलर जॉब के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है। अच्छा, टर्सियरी सेक्टर के अंतर्गत ऐसा माना जाता है कि भारत के अंतर्गत जो अर्थव्यवस्था का जो क्षेत्रक है, जो एरिया है, जो सेक्टर है, वो 5 है। लेकिन एक बात मैं आपको बड़ी क्लियरली बता दूं, जिस चीज को हमारे देश की जीडीपी में नहीं काउंट किया जाता है, जैसे कई किताबों में प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सियरी सेक्टर के बाद से ये भी देखने को मिलता है कि क्वार्नरी और क्वार्डिनरी सेक्टर भी देखने को मिलता है। लेकिन मैं आप सभी साथियों को बता दूं, जो चतुर्थ और पंचम क्षेत्र है इसको टर्सियरी सेक्टर का ही एक पार्ट माना जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे देश की जीडीपी में हिस्सेदारी यहां से 27% तय कर दी गई। मान लीजिए ये तो उत्तर प्रदेश का है। देश के अंदर अगर हम देखें, जैसे 18-19% देश के केंद्रीय स्तर पर जब देखते हैं, ये तो उत्तर प्रदेश का है। जब हम प्राइमरी सेक्टर का देश के स्तर पर देखते हैं तो इसका आंसर हो जाता है लगभग 18%। 17 से 18% क्या आता है आपका प्राइमरी सेक्टर। उसके बाद टर्सियरी सेक्टर की हम बात करें, टर्सियरी सेक्टर तो लगभग 50 से 55% देश की जीडीपी में हिस्सेदारी। रेस्ट जो है वो आपका सेकेंडरी सेक्टर हो जाता है देश के अंदर। मैं क्या बता रहा हूं कि जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सियरी है, इनको प्राइमरी को रेड कॉलर, सेकेंडरी को ब्लू कॉलर और टर्सियरी को क्या कहा जाता है, व्हाइट कॉलर जॉब के रूप में देखा जाता है। अब टर्सियरी के अंदर 2 भाग और हैं जो हमारे देश में अभी टर्सियरी के अंदर चतुर्थ और पंचम को रखा जाता है। जैसे चतुर्थ क्षेत्र के जो लोग होते हैं, यानी क्वार्डिनरी सेक्टर के जो लोग होते हैं, उनके काम को हम पिंक कॉलर जॉब के नाम से जानते हैं। और वहीं पर अगर हम पंचम क्षेत्र की बात कर दें, जो क्वार्नरी है, पंचम क्षेत्र के लोगों के कार्य को हम क्या मानते हैं, वह आपका गोल्डन कॉलर जॉब हो जाता है। वो क्या हो जाता है, गोल्डन कॉलर जॉब हो जाता है। तो यहां पर प्यारे साथियों ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर जो है वो गोरखपुर हो जाता है। किसका, भारत उत्तर प्रदेश के अंतर्गत उर्वरक कारखाना कहां पर स्थित है, इसकी बात कर रहे थे साथियों। जब हम भारत उत्तर प्रदेश के अंतर्गत अलग अलग उद्योगों की बात करें, ये तो मान लो आप एक प्रश्न समझे, आप एक प्रश्न के माध्यम से कई सारे प्रश्नों को यहीं पर देखेंगे ना, एक प्रश्न के माध्यम से कई सारे प्रश्न देखिए। जैसे मैं आपसे कहूं कि उत्तर प्रदेश के अंतर्गत प्रथम चीनी मिल, ये प्रश्न कई बार बना हुआ है। उत्तर प्रदेश के अंतर्गत प्रथम चीनी मिल, प्रथम चीनी मिल उत्तर प्रदेश के अंतर्गत प्रथम चीनी मिल है साथियों आपका प्रतापपुर देवरिया। ये प्रश्न पूछा गया है 2 से 3 बार, ये याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के अंतर्गत प्रथम चीनी मिल है कहां पर, प्रतापपुर देवरिया। कब है, 1903। आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में गन्ने का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में होता है। चीनी मिल का भी हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर सर्वाधिक संख्या होनी चाहिए थी, लेकिन ये अगर पूछा जाए कि देश के अंदर सबसे ज्यादा चीनी मिल कहां पर है, तो आप बता दोगे देश के अंदर चीनी मिल जो सबसे ज्यादा है वो महाराष्ट्र के अंतर्गत है। लेकिन उत्तर प्रदेश भी अपना स्थान रखता है। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड यहां पर प्रश्न जरूर बन जाता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे पहली चीनी मिल कहां पर है, तो आपने जवाब दिया कि उत्तर प्रदेश में पहली चीनी मिल जो है वो आपके देवरिया में है। भारत स्टील रोलिंग मिल, ध्यान दीजिएगा,
भारत स्टील रोलिंग मिल, ये भी एक प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत स्टील रोलिंग मिल, रोलिंग मिल, ये भी आपके उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, भारत स्टील रोलिंग मिल जो है वो आपके मुजफ्फरनगर में है, याद रखिएगा, ये भी प्रश्न बन जाता है। चूंकि भारत का है मुजफ्फरनगर, अपने आपके दिल्ली से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। मुजफ्फरनगर में आए दिन विवाद होता रहा है पहले, अभी तो कुछ दिनों से शांत है। ठीक है, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड औद्योगिक चीजों से संबंधित एक प्रश्न और बनता है, जैसे आपने सुना होगा उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर, उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर, क्या बच्चा? उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? मैनचेस्टर, कानपुर। ध्यान दीजिएगा, ये पहले प्रश्न पर ही है, हम उद्योगों से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो और भी इसमें पॉइंट्स ऐड होते जा रहे हैं। डोंट थिंक कि सर अभी ये पहला प्रश्न है। भाई, आपको पेपर में प्रश्न सॉल्व करने हैं, तो हमने आपको हमेशा बोला है कि साइड मिरर्स जरूर पता होने चाहिए, साइड मिरर जरूर पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के अंतर्गत ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत दो तीन बातें और, सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्गों की दूरी, राष्ट्रीय राजमार्ग सबसे ज्यादा दूरी प्रथम स्थान पर है। उत्तर प्रदेश के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्गों की जो दूरी है वो सर्वाधिक है, सबसे लंबी है उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग सबसे अधिक दूरी प्रथम स्थान पर है, ये प्रश्न आया हुआ है, सबसे अधिक दूरी। ऐसे प्रश्नों को आप जरूर पेन डाउन करते हुए चलिएगा। दूसरी बात, हमारे उत्तर प्रदेश में ऐसा कौन सा जगह है जिसको हम कहते हैं राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा? यहां पर राष्ट्रीय राजमार्गों का, राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा किसको कहा जाता है? कानपुर, आप जानते होंगे। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कहां पर? कानपुर में। ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है। और उद्योगों से रिलेटेड जब बात करें तो भारत में, भारत का इलेक्ट्रिक कारखाना, भारत का इलेक्ट्रिक कारखाना, इलेक्ट्रिक कारखाना, भारत का इलेक्ट्रिक कारखाना कहां पर? गाजियाबाद, गाजियाबाद, गाजियाबाद। ये बात याद रखना, ये सब पॉइंट्स, जितने टर्म्स मैं आपको अलग से बता रहा हूं, सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है साथियों, ध्यान दीजिएगा सभी साथी। अभी एक इंपॉर्टेंट उत्तर प्रदेश से रिलेटेड घटना है, रेल डिब्बा कारखाना। ध्यान दीजिएगा, मैं क्या कह रहा हूं, रेल डिब्बा कारखाना निर्माणाधीन है, रेल डिब्बा कारखाना अभी निर्माणाधीन है, निर्माणाधीन है। कहां पर है, कहां पर बनाया जा रहा है साथियों? तो आप बता देंगे कि ये जो बनाया जा रहा है आपका कहां पर? निश्चित रूप से आप कहेंगे कि यह कारखाना आपका रायबरेली, रायबरेली में अभी निर्माणाधीन है। ये प्रश्न पूछ सकता है, क्योंकि ये करंट में आ सकता है, तो ये अति प्रबल संभावना है कि यहां से प्रश्न बन जाए। साथियों ध्यान से देखिए, यहीं पर अगर उत्तर प्रदेश से रिलेटेड और बात करें, जैसे उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादकता में प्रथम स्थान पर है। भारत के अंदर उत्तर प्रदेश जो है गेहूं उत्पादन में सबसे ऊपर है। अगर कहें कि उत्तर प्रदेश में कुल खाद्यान्न उत्पादन, तो इसमें भी सबसे पहले पर है। कुल खाद्यान्न उत्पादन, कुल खाद्यान्न उत्पादन
गेहूं उत्पादन हो गया, या फिर कुल खाद्यान्न उत्पादन हो गया, या फिर कुल गन्ना उत्पादन, या फिर हम कुल पशुधन उत्पादन, इसी में सब कुछ जोड़ते हुए चलिएगा। ये प्रश्न पूछ सकता है कुल पशुधन सबसे ज्यादा कहां पर है। कुल पशुधन मतलब पशुओं को, पालने वाले पशुओं की बात की जा रही है। पालने वाले पशुओं को, जिनका जैसे गाय भैंस भेड़ बकरी, जिनको हम क्या करते हैं, पालन करते हैं, जिनको हम पोसते हैं, जिनके माध्यम से हम दूध या फिर अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। उत्तर प्रदेश के अंतर्गत कुल आलू उत्पादन भी सर्वाधिक है। कुल आलू, सर्वाधिक आलू उत्पादन कहां पर, सर्वाधिक आलू उत्पादन आपके उत्तर प्रदेश में है। साथियों ध्यान से देखिएगा, आलू उत्पादकता की जब बात की जाती है तो हमारे उत्तर प्रदेश में फर्रुखाबाद जिसे कहते हैं, फर्रुखाबाद बहुत चर्चित रहता है, आलू उत्पादन से संबंधित है वो। ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश में पूरे भारत में बैंक शाखाओं की संख्या सर्वाधिक है। उत्तर प्रदेश में बैंक शाखाओं की संख्या सर्वाधिक है। बैंक शाखाओं की संख्या सर्वाधिक है। बैंक शाखाओं की संख्या सर्वाधिक, ये पहले स्थान पर जितनी चीजें हैं ना, एक जगह कंक्लूड कर लीजिए, सर्वाधिक है। डाक खानों की संख्या सर्वाधिक है, ये भी ध्यान दीजिएगा। डाक खानों की संख्या डाक खानों की संख्या सर्वाधिक है। चूंकि ये आरओ में फैक्चुअल टर्म्स ज्यादा होते हैं, आप जानते हैं। जितनी बार आप सुनेंगे, एक एक वीडियो कम से कम 2-3 बार सुन लीजिए, आपके लिए फायदेमंद होगा प्यारे साथियों, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो डाक खानों की जो संख्या है वो सर्वाधिक है। कहां पर, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। यहीं पर हम बात करें, रेलगाड़ी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के अंदर चल रही है, और रेलगाड़ी का जो ट्रैक है, मतलब जो रेलगाड़ी का जो ट्रैक है, जो ट्रेन है जिस पटरी पर चलता है, वो पटरी की दूरी हमारे उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। तो सड़क, राष्ट्रीय राजमार्गों का जो जाल है वो भी हमारे यहां सबसे ज्यादा है। हमारे यहां ट्रेन का जो रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी का जो पटरी है, वो हमारे उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। तो ये पॉइंट्स तो आपको हमेशा याद रखने ही पड़ेंगे। दुग्ध उत्पादन में भी है, ठीक है, दुग्ध उत्पादन के अंतर्गत भी हम सर्वोच्च हैं, सबसे ज्यादा, सबसे अच्छे स्थान पर हैं, ये बात आपको पता होगा बहुत अच्छे से। देखिए साथियों, ये बहुत बेसिक्स हैं, ये सब जो प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं सब बहुत बेसिक हैं। लेकिन जानते हो, मैं हमेशा ये बात बोलता हूं कि अगर आपने छोटी गलतियां करना छोड़ दिया, ठीक है, जान लीजिए कि बड़ी गलतियां सबसे होती हैं। बड़ी गलतियां सबसे होती हैं। डोंट थिंक अबाउट इट कि हम कठिन प्रश्न नहीं कर पाए। कठिन प्रश्न सबके साथ दिक्कत करेगा, लेकिन क्या ऐसा तो नहीं हो रहा आपके साथ कि आप छोटी गलतियां ज्यादा कर रहे हैं? ये बात विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत और भी जैसे जैसे प्रश्न आएगा मैं आगे वैसे वैसे बताते चलूंगा। तो हम पहले प्रश्न से अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, ट्रांसफर फैक्ट्री प्रदेश के किस नगर में स्थित है? इन विच सिटी ऑफ द स्टेट इज द ट्रांसफर फैक्ट्री लोकेटेड? ट्रांसफार्मर फैक्ट्री एक्चुअली हम कहते हैं इसको। ठीक है, ट्रांसफर फैक्ट्री नहीं, ट्रांसफार्मर। ठीक है, ट्रांसफार्मर याद रख लीजिएगा, ट्रांसफार्मर कहेंगे। ट्रांसफर फैक्ट्री क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। ट्रांसफार्मर जिससे बिजली सप्लाई हो रही है, जिसके माध्यम से बिजली का क्या हो रहा है, सप्लाई हो रहा है। साथ ही ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये आपके झांसी में है। कहां पर? ये आपके झांसी में है, झांसी में। क्लियर है? ट्रांसफार्मर फैक्ट्री कहां पर है? आपके झांसी में। आगरा में मैं पूछ लूं कि आगरा के अंतर्गत क्या पाया जाता है, तो आप आगरा में बता दोगे सभी साथी कि आगरा में चमड़ा उद्योग कारखाना है।
ठीक है, चमड़ा उद्योग। अगर गाजियाबाद पूछो, गाजियाबाद किसके लिए जाना जाता है, तो इसे यहां पर अपैरल पार्क, अपैरल पार्क। लेकिन अगर पूछा जाए कि अपैरल सिटी किसे कहते हैं, कौन सा शहर उत्तर प्रदेश का अपैरल सिटी के नाम से जाना जाता है, तो आप बताओगे नोएडा। लेकिन जब मैं कहूं कि अपैरल पार्क कहां पर है, तो ये आप बताओगे गाजियाबाद। दोनों बातों में बहुत विशेष अंतर है, चूंकि अगल बगल है, कंफ्यूज भी करते हैं बच्चों को। जो आसपास के बच्चे हैं, पश्चिमी यूपी के बच्चे हैं, जो अपैरल सुनते ही, चूंकि पश्चिमी यूपी के जो ज्यादातर लोग हैं वो नोएडा यमुना एक्सप्रेस वे से आते हैं, तो वहां पर 2-3 जगह लिखा है अपैरल सिटी, अपैरल सिटी, तो कंफ्यूज हो जाते हैं। जो बच्चे अगर इस तरीके की जर्नी करते हो, मान लो दिल्ली की तरफ आते हो, तो वहां पर अपैरल सिटी लिखा है, तो अपैरल सिटी इज नोन एज नोएडा, लेकिन अपैरल सिटी पार्क नोन एज गाजियाबाद। ये कंफ्यूजन हमेशा के लिए हटा लो आप। अपैरल पार्क कहां पर, गाजिया, ठीक है, गाजियाबाद। अच्छा, चुर्क इज नोन फॉर CaSO4 ट्वाइस H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस, सीमेंट, इन सब चीजों के लिए जाना जाता है, इन सब चीजों के लिए जाना जाता है क्या, चुर्क। ठीक है बच्चा, तो यहां पर इसका आंसर तो झांसी है। आगे बढ़ जाए, आगे बढ़े। उत्तर प्रदेश में किस नगर में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड स्थित है? जगदीशपुर, कानपुर, झांसी, लखनऊ। In which city of Uttar Pradesh is Hindustan Aeronautics Limited located? जगदीशपुर, कानपुर, झांसी, लखनऊ। आप जानते ही हैं, कानपुर है, झांसी है, लखनऊ है। ये चारों ही शहर आप बड़े अच्छे से जानते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आप जानते हैं कि जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड स्थित है वो है आपके जगदीशपुर में, जगदीशपुर। अब आप कहोगे सर जगदीशपुर क्या कोई जिला है? जगदीशपुर अमेठी का एक बाज, जैसे हमारे और शहरों में अलग अलग, जैसे एक छोटा सा कस्बा की तरह, आप जगह की तरह कह सकते हो, जगदीशपुर अमेठी के अंतर्गत है। अच्छा, मैं आपको बताऊं, अमेठी के अंतर्गत अगर इंडस्ट्रियल चीजें देखोगे, जैसे भेल, जैसे इंडिगो पोर्ट्स, ये सब कहां आपके अमेठी के अंतर्गत देखने को मिलता है। वहीं रायबरेली, जैसे आप देखोगे ACC का सबसे बड़ा सीमेंट उद्योग उत्तर प्रदेश के अंदर। ऐसे ही जैसे जैसे प्रश्न आएगा वैसे वैसे मैं इसके टर्म्स आपको कंटिन्यूअस बताते चलूंगा। लखनऊ, लखनऊ वर्साटाइल है, इसमें बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं। मैं लगातार जैसे जैसे प्रश्न आ रहा है वैसे वैसे आपको बताते हुए चल रहा हूं। किसी को कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई चीज होगी तो वो हमें यहीं पर कमेंट करके बता देगा। ठीक है बच्चा, चलो आगे बढ़े। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जगदीशपुर। जगदीशपुर कहां पर है? अमेठी में। किसके लिए बात किया? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड स्थित है। अगला प्रश्न है, कृत्रिम अंग, कृत्रिम अंग निर्माण निगम उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? कृत्रिम, आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल ग्रैप नहीं, आर्टिफिशियल बॉडी पार्ट्स। ठीक है, आप इसमें क्या होगे? आर्टिफिशियल बॉडी पार्ट। ठीक है, आर्टिफिशियल बॉडी पार्ट कहां पर मैन्युफैक्चर किया जाता है? लखनऊ में, आगरा में, कानपुर में, गोरखपुर में। बहुत आसान प्रश्न है, यहां पर जरूर आप इसको टिक करेंगे। कृत्रिम अंग से संबंधित उत्तर प्रदेश में कहां पर वो पाया जाता है? तो आप बताओगे कानपुर। कानपुर के अंतर्गत बहुत सारे कार्य होते हैं। कानपुर उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है। कानपुर राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कहा जाता है। कानपुर को यहां पर चमड़े और इससे संबंधित कई शोध संस्थान है, लेकिन जो इंस्टीट्यूशन है मेन वो चमड़े का, वो कहां पर है? आपके आगरा में है। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए भाई। देखो यहां पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये बिल्कुल नहीं चाहिए। कंफ्यूजन किसी भी प्रकार का नहीं चाहिए, एकदम से। ठीक है, ठीक है। एक बार मुझे पहले कमेंट करके सभी साथी बता दीजिएगा कि ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर है। कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो बता दीजिएगा, क्योंकि ये जो क्लास है मैं अपने
मतलब पर्सनल स्टूडियो से रिकॉर्ड करके वो कर रहा हूं। यहां से किसी प्रकार का अगर दिक्कत नहीं होगा तो इसी स्टूडियो से क्लासेस कंटिन्यू हम लोग करेंगे। मेरा मानना है कि कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, सब कुछ एकदम प्रॉपर चल रहा होगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करें, आगे बढ़े। चलिए, कृत्रिम अंग निर्माण निगम उत्तर प्रदेश कहाँ है? तो आप बताओगे आर्टिफिशियल बॉडी पार्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन लोकेटेड है आपके कानपुर में। चर्चा में रहता है, ये प्रायः चर्चा में भी रहता है, तो इसको याद रखने की बात है। ये याद रखिएगा कि क्या कह रहा है भारत, क्या कह रहा है बच्चा, ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड प्रदेश किस नगर में स्थित है? प्रदेश के किस नगर में स्थित है? देखो जहां यहां पर ना थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है बच्चा। इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड प्रदेश के यहां पर देखो टाइपिंग मिस्टेक है। प्रदेश के किस नगर में स्थित है? गाजियाबाद में, कानपुर में, मथुरा में, झांसी में। इन विच सिटी ऑफ द स्टेट इज भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड लोकेटेड? अभी मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से हम यहां पर किसको देख रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक सिटी के रूप में किसको देख रहे हैं? गाजियाबाद को। अच्छा एक बात बताओ, आपको कहीं ऐसा तो नहीं कि नोएडा में आपने एक जगह देखा होगा? नोएडा में आप लोगों ने एक जगह देखा होगा क्या? नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी, तो उसको तो नहीं दिमाग में लाते हैं। वो एक मेट्रो स्टेशन है, उसको देख करके घबराना नहीं है। ये गाजियाबाद की बात की जा रही है, यहां कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, अगला प्रश्न है बच्चा, उत्तर प्रदेश मिर्जापुर नगर किस हस्तशिल्प उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? चिकनकारी, पीतल के बर्तन, कालीन, सिल्क। भाई साहब ऐसे प्रश्न अगर कोई गलत करे तो ये तो बड़ा मतलब सोचने वाली बात हो जाएगी, बड़ा सोचने वाली बात। उत्तर प्रदेश मिर्जापुर नगर किस हस्तशिल्प उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? चिकन, पीतल के बर्तन, कालीन, सिल्क। मिर्जापुर सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश इज फेमस फॉर विच हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री? देखो साथी, मिर्जापुर के बारे में 2-3 बातें जान लीजिए। मिर्जापुर का मतलब ये होता है कि दो मतलब कहीं कहीं देखने को मिलता है। एक जगह अगर आप देखें तो कहा जाता है कि अंग्रेजों ने इसका नामकरण किया था। मतलब जैसे मिर्जा नाम है तो लोगों के दिमाग में ऐसा पता चलता है कि किसी मुस्लिम शासक ने इसका नाम मिर्जापुर रखा होगा। नहीं, इसका नाम मिर्जापुर था। इसका मतलब ये होता है कि जैसे किसी बड़े घराने का बच्चा, इस तरीके से कहा जाता था। मतलब किसी बड़े घराने का बच्चा, इस तरीके का अर्थ निकलता था कुछ। मुझे शब्द विशेष उसका याद नहीं आ रहा है, मैं आपको बता दूंगा। मिर्जापुर मतलब राजाओं का जगह ऐसा माना जाता है। ठीक है, राजाओं का जगह। देखिए साथी, विंध्याचल 2-3 चीजों के लिए बहुत फेमस है। पहली बात, मां विंध्यवासिनी दुर्गा मैया का मंदिर है, मां विंध्यवासिनी। काली खोह का मंदिर, ठीक है, काली खोह का मंदिर यहीं पर बहुत चर्चा में रहता है, ध्यान दीजिएगा। काली खोह का मंदिर है, ये बहुत चर्चा में रहता है। और यहीं पर देखिए कालीन का जो व्यापार है वो खूब देखने को मिलता है। कालीन का व्यापार खूब देखने। अच्छा, कालीन का असर देखिए सोनभद्र के कुछ हिस्सों पर भी पड़ता है। कालीन का असर भदोही के भी कुछ हिस्सों पर पड़ता है। तो लेकिन जो इसका मेन चार्म है वो कहां से है? तो आपके मिर्जापुर से। आपको याद ही होगा पंकज क्या नाम है? पंकज त्रिपाठी, जो किसके लिए जाने जा रहे थे? बेहतरीन एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं। आज के डेट में बॉलीवुड में बड़े साधारण व्यक्तित्व के विशेष व्यक्ति हैं। मतलब व्यक्तित्व उनका बहुत साधारण है ऐसा, और अन्य हीरो हीरोइन की तरह बहुत ज्यादा मतलब लूम लाइट में नहीं रहते। बहुत सिंपल सी जिंदगी है उनकी, बहुत तरीके से। वो बहुत चर्चा में आए थे। इस पर्टिकुलर मिर्जापुर पहली सीरीज जो आई थी, आप सभी जानते होंगे, ठीक है, जिसमें एक डायलॉग है बड़ा अच्छा सा
कि तिवारी जी आप जिस शहर में आए हैं उस शहर के आप रखवाले हैं, हम राजा हैं, ऐसा करके एक डायलॉग था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? कालीन। अगला प्रश्न है, मेरठ जिले में कृषि उपकरणों का प्रमुख केंद्र कौन सा है? भाई साहब अच्छा प्रश्न है। मवाना, मोदीनगर, दौराला, बड़ौत। अब ये वाली चीज, ये वाला नाम तो कैसे याद होगा? जो मेरठ साइड का होगा उसका तो आंसर सही हो जाएगा। अब जैसे पूर्वांचल, उधर बुंदेलखंड वाले तो गलत करेंगे। उत्तर प्रदेश स्पेशल का ये प्रश्न देखो, मेरठ जिले में कृषि उपकरणों का प्रमुख केंद्र माना जाता है बड़ौत को। इसको आप यहां पर लिखते हुए चलेंगे। बड़ौत को मेरठ जिले का क्या माना जाता है? कृषि उत्पादन से संबंधित चीजों का यहां पर उत्पादन किया जाता है, याद रखिएगा। तो अगर एक प्रश्न डायरेक्ट बन जाए कि इनमें से किस जिले में कृषि उपकरणों का कार्य होता है, तो वहां पर अगर आपको देखने को मिले क्या, वहां पर अगर आपको देखने को मिले मेरठ, यू विल से ओके दिस इज गुड, यही मेरठ भी आंसर हो सकता है। तो मेरठ के अंदर कहां पर? बड़ौत में होता है, ये चीज क्लियर रहना चाहिए। उत्तर प्रदेश में किस जिले में बेंत व बांस की बनी हुई कलात्मक वस्तुएं, बेंत व बांस की बनी हुई कलात्मक वस्तुओं का निर्माण होता है? बेंत व बांस की बनी हुई वस्तुओं का कलात्मक वस्तुओं का निर्माण होता है मेरठ में, बरेली में, सहारनपुर में, आगरा में। आपको पता है सहारनपुर क्या है? हमारा एकदम ऊपर से, उस सहारनपुर कहां से हमें हिमाचल प्रदेश से टच कर रहा है, हिमाचल प्रदेश से टच कर रहा है। उत्तर अगर देखा जाए हमारा ये कौन सा सबसे उत्तरी जिला है, कमेंट करके बताइएगा। सबसे उत्तरी जिला है, दक्षिणी जिला है, पश्चिमी जिला है या पूर्वी जिला है? बहुत अच्छा प्रश्न है, सभी साथी बताएं। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश आर आर्टिस्टिक आइटम मेड ऑफ केन एंड बंबू? बताएं बताएं सभी साथी। देखिए सभी साथी ये जान लीजिए ये किससे संबंधित है? बरेली से है, ठीक है, बरेली से संबंधित। अच्छा, बरेली के बारे में कई धार्मिक मान्यताएं भी हैं। ऐसा माना जाता है कि मतलब ये द्रौपदी का स्थान है, ये द्रौपदी का स्थान है, द्रौपदी यहां पर रहा करती थी, ऐसा माना जाता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में बेंत व बांस की बनी? तो ये बरेली हो जाएगा। इसका आगे बढ़े। रेशम और जरी के लिए प्रसिद्ध, रेशम और जरी के लिए प्रसिद्ध कौन सा, रेशम व जरी के लिए प्रसिद्ध प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध है किसके? रेशम व जरी के लिए। मुरादाबाद नहीं, मेरठ नहीं, प्रयागराज नहीं, वाराणसी। किसके लिए? किसके लिए? रेशम व जरी। अब आप कहोगे सर रेशम व जरी, हम तो सुने थे बनारसी साड़ी के लिए फेमस था, हम तो सुने थे ये बनारसी साड़ी के लिए फेमस था। देखो बनारस तो कई से, बनारस अपने पसंदीदा शहरों में से एक है। मैं आपको बता दूं बनारस में बहुत सारी चीजें हैं जिसको आप जितना लखनऊ के बारे में बताएंगे उतना ही बनारस के बारे में लगातार बताया जा सकता है, ठीक है। जितना लखनऊ के बारे में आप सुनते हैं उतना लगातार आप बनारस के बारे में भी लोगों से सुन सकते हैं। देखिए जब भी हम बनारस की बात करते हैं तो बनारस क्या है? बनारस आपका ऐसा माना जाता है कि विश्व का सब धरातल पर सबसे पुराना जगह, विश्व का धरातल पर, पृथ्वी पर सबसे पुराना जगह ऐसा माना जाता है। हमारी धार्मिक मान्यताएं ऐसी हैं, हिंदू धर्म की धार्मिक मान्यताएं ऐसी हैं कि पूरी पृथ्वी पलट चुकी थी, लेकिन बनारस नहीं, क्योंकि यहां पर माना जाता है भगवान शिव का निवास है, भगवान शिव का निवास है, ठीक है। तो बनारस में रेशम और जरी और बनारसी साड़ी यहां का बहुत फेमस है। बनारसी साड़ी, वो रेशम और जरी का काम यहां पर होता है, यहां इसी का बनारसी साड़ी, ठीक है बच्चा, बनारसी साड़ी। अच्छा, साथ साथ मैं आपको बता दूं बनारसी साड़ी तो है ही है, ये तो है ही है, साथ ही साथ आप जानते होंगे बनारस की पान। बनारस का कहां का पान? बनारस
बनारसी पान, भारत के अंदर पान के मामले में बनारसी पान सबसे ज्यादा फेमस है। मैं आपसे कहूं कि बनारस का कहाँ का पान, तो आप बताओगे कि बनारस का गोदौलिया का, ऐसा माना जाता है कि गोदौलिया का पान, बनारसी पान जो सबसे ज्यादा चर्चित रहता है, जो सबसे ज्यादा फेमस है। शायद आप में से जो भी बच्चे बनारस के देख रहे होंगे वो जानते होंगे, वो समझ रहे होंगे जो हम कहने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आप सभी इसमें कमेंट करके बताइए मुरादाबाद किस लिए जाना जाता है। प्रयागराज और मेरठ के बारे में तो हम अभी आगे भी बताएंगे। कमेंट करके बताइएगा मुरादाबाद किस लिए जाना जाता है, किस उद्योग के लिए, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत किस उद्योग के लिए जाना जाता है। सभी साथी बताएंगे। ठीक है, सभी साथी यहां पर कमेंट करके बताएंगे। आगे बढ़े। उत्तर प्रदेश में एल्युमिनियम उद्योग की दृष्टि से कौन सा जिला अग्रणी है? मथुरा, मिर्जापुर, अलीगढ़, कानपुर। विच डिस्ट्रिक्ट इज लीडिंग इन टर्म्स ऑफ एल्युमिनियम इंडस्ट्री इन उत्तर प्रदेश? मथुरा, मिर्जापुर, अलीगढ़, कानपुर। बहुत आसान सा प्रश्न है, बहुत आसान सा प्रश्न है। देखिए एल्युमिनियम के मामले में अगर अग्रणी राज्य को देखोगे तो अग्रणी राज्य है आपका मिर्जापुर, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है, अग्रणी राज्य को पूछा है साथी, अग्रणी उपलब्धता नहीं पूछा है, सबसे अधिक की बात कहा है तो एल्युमिनियम में मिर्जापुर। ठीक है, स्कूल का पेपर टेक्नोलॉजी प्रदेश में कहां पर है? देखो पेपर से रिलेटेड कोई काम होगा जहां पर बाग बगीचे पेड़ पौधे ज्यादा होंगे वहां पर वो देखने को मिलेगा। साथियों ध्यान से समझिएगा, सहारनपुर ऐसा जगह है उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जो सबसे ज्यादा जंगलों से, सबसे ज्यादा वनों से घिरा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो जस्ट बगल में, हिमाचल प्रदेश के बगल में है और यहाँ पर वनों की अच्छी प्रकृति भी देखने को मिलती है। तो उस पेपर से संबंधित या कागजों से संबंधित या कोई भी ऐसा जो पेपर कागज से संबंधित कार्य होगा वो यहाँ से कनेक्टेड जरूर रहेगा। कहां पर? सहारनपुर से। ठीक है बच्चा, ठीक है, सहारनपुर से कनेक्टेड जरूर रहेगा। अगला प्रश्न है बजहर नामक त्योहार किस जनजाति में लोकप्रिय है? थारू, बुक्सा, खरवार। साथियों मैं जनजातियों से संबंधित कुछ डेटा आपको बताऊं। उत्तर प्रदेश के अंतर्गत कुल 12 जनजातियां हैं। ध्यान दीजिएगा, यह भी प्रश्न बन जाता है। बाय द वे इसका आंसर मैं आपको बताते चल रहा हूं, इसका आंसर थारू हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के अंतर्गत कुल 12 जनजातियां, ये प्रश्न बनता है। प्रश्न यहां से उत्तर प्रदेश के बिहार पर एक और बनता है। वो क्या बनता है साथी कि उत्तर प्रदेश में सबसे पुरानी जनजाति, उत्तर प्रदेश में सबसे पुरानी जनजाति, ध्यान से देखिए, उत्तर प्रदेश में सबसे पुरानी जनजाति कौन सी हो जाएगी? आपकी थारू और बुक्सा एक साथ, दोनों। सबसे पुरानी थारू, लेकिन थारू और बुक्सा समकक्ष हैं, सबसे पुरानी मानी जाती हैं। थारू व बुक्सा जनजाति उत्तर प्रदेश के अंतर्गत सबसे पुरानी जनजातियों में से एक है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनजाति कहां पाया जाता है, यह भी पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनजाति
कहां पर, तो ये सोनभद्र में। ठीक है, ये भी प्रश्न बन जाता है कई बार ये भी प्रश्न बन जाता है साथी, ध्यान दीजिएगा। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनजाति सोनभद्र। उत्तर प्रदेश में सबसे कम जनजाति कहां पर, तो आपको मैं बता दूं उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में, जो दिल्ली के जस्ट बगल, हरियाणा के बाउंड्री पर जस्ट बगल में है, वहां पर एकदम शून्य है बागपत। ये प्रश्न जो आपको लिख के बताता हूं, ये जान लीजिए कि एडिशनल इंफॉर्मेशन है, यहां से आपके प्रश्न जरूर बन जाते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर यहां से पूछे एक और प्रश्न जनजातियों से कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो यहां पर आप लिख लीजिए उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है वो आपकी थारू। अच्छा, थारू के बारे में कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता दूं। थारू जनजाति ये गोरखपुर के तराई क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजाति है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के तराई क्षेत्र में, तराई मतलब समझ रहे हो, जो राप्ती नदी है, आपको पता है ना, राप्ती नदी के किनारे है गोरखपुर, किस नदी के किनारे बसा हुआ है आपको पता होना चाहिए, राप्ती नदी के किनारे है। ऐसा माना जाता है कि राप्ती नदी, मतलब जैसे इस साइड गोरखपुर है और इधर से आपका अयोध्या साइड से सरयू नदी आ रही है, राप्ती नदी ऐसे, और ये दोनों यहाँ पर एक बड़हलगंज के आगे कपरवार जगह है, कपरवार इस पर्टिकुलर जगह पर मिलते हैं। तो उसके बाद ये नदी हो जाती है घाघरा। एक प्रश्न अगर मैं आपसे पूछूं कि उत्तर प्रदेश की शोक नदी किसको कहते हैं, बहुत कम किताबों में इसके बारे में उल्लेख है। उत्तर प्रदेश की शोक नदी के रूप में जानते हैं राप्ती नदी को, राप्ती नदी, ध्यान दीजिएगा, राप्ती नदी को उत्तर प्रदेश का शोक जाना जाता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अच्छा, शोक से याद आया, आपको मैं बता दूं, थारू जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। थारू जनजाति शोक के रूप में मनाती है, मतलब ये जो जनजाति होती है दीपावली को मनाती नहीं, ये शोक के रूप में, शोक जैसे मनाते हैं उस तरीके से दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं। कौन? थारू जनजाति। अच्छा, एक प्रश्न और बन जाता है, थारू जनजाति से एक प्रश्न और बनता है, वो क्या बन जाता है कि थारू जनजाति किस वंश से बिलोंग करते हैं, थारू जनजाति के लोग किस वंश से बिलोंग करते हैं। ठीक है, थारू जनजाति के लोग किस वंश से, ठीक है, तो ये है किरात वंश से। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है भाई, आपसे पूछ ले कि उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति, भाई कुछ भी पूछ सकता है, उत्तर प्रदेश का पेपर है, आरओ है, फैक्चुअल डेटा है। जिस प्रकार से आज के डेट में हम ये देख रहे हैं, क्या हमारे एग्जाम में प्रश्न ये बन गया कि गांधी जी के लंगोटी का संबंध, पेट जैसे प्रश्न में, बहुत विवादित प्रश्न था ये, एक्चुअली विवादित तो नहीं था, ऐसा प्रश्न था जो थोड़ा सा ध्यान देने वाला था,
कुछ भी पूछा जा सकता है भाई, आपको नौकरी दिया जाएगा, आपसे ये उम्मीद किया जाएगा कि इतनी कंपटीशन में आप किस लेवल पर हैं, वो आपको जो अच्छे बच्चे हैं उनको पीक को निकाल के लेके जाएगा। आप लाख बुराइयां करते रहिए, लाख अपनाइए, लाख छटपटाइए, कोई मतलब नहीं है। आपको आयोग के अनुसार बदलना होगा, आयोग आपके अनुसार नहीं बदलने जा रही है, ठीक है। आपको अपनी तैयारी को सुदृढ़ करने के लिए अपने तरीकों को चेंज करना पड़ेगा। द कमीशन इज नॉट गोइंग टू बी चेंज अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स, यू हैव टू बी चेंज अकॉर्डिंग कमीशन। आप खुद से ये सोचें कि आयोग आप किसी से ये कहिए कि आयोग ने ऐसा प्रश्न कैसे पूछ लिया, बस कहिए, कुछ नहीं कर सकते उसका। आपको नौकरी चाहिए ना, तो आपको हर तरीके से तैयार होना पड़ेगा। बहाना, एक्सक्यूजेस आर एवरीवेयर। आप क्यों गरीब परिवार में पैदा हुए, ये भी एक प्रकार का एक्सक्यूज है। अपने माँ बाप से रोज झगड़ा कर रहे हैं आप इसी चीज को लेकर के। भाई गरीब आप पैदा हो गए तो इस चीज के लिए भी आप अपने घर में झगड़ा कर रहे हो कि भाई आप गरीब क्यों हो, आप गरीब हो इस वजह से मैं ठीक से पढ़ नहीं पाया, आप फला हो इस वजह। तो ये सब बहाने हैं, एक्सक्यूजेस हैं। सोचिए, कुछ कर सकते हैं इस माध्यम से तो करके देख लीजिए, कुछ नहीं कर पाएंगे तो आपको आपकी अपनी स्थिति को स्वीकार करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको मेहनत करना पड़ेगा और मेहनत करके अपने आप को सफल बना करके दिखाना पड़ेगा। और एक बात हमेशा बोलता हूं मैं साथियों, जो मेहनत सीरियसली करता है वो सफल होता है, चाहे जो हो। आप बहाने बनाने को या फिर किसी भी बात को सोचने का बहुत सारा रीजन है, बहुत सारा कारण है। आप सोचिए, बनाइए, जितना जो कर सकते हैं करिए, लेकिन आपको भी पता है कि जो मेहनत किया है वही सफल हुआ है। समय बदल रहा है, चीजें बदल रही है, आयोग कमीशन बदल रहा है, तो आपको भी बदलना पड़ेगा। तो याद रखिएगा, कुछ भी पूछा जा सकता है। अच्छा, थारू जनजाति से रिलेटेड एक प्रश्न और आ जाता है कि 2 अक्टूबर 1980 को थारू विकास योजना चलाया गया था उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। 2 अक्टूबर 1980 को थारू विकास योजना चलाया गया था, ठीक है। तो ये भी याद रखिए, थारू विकास योजना कब चलाया गया था? आपके 2 अक्टूबर 1980 को यह चलाया गया था। ध्यान दीजिएगा, जब भी मैं पूछूं कि जनजाति, तो इस बात को आप और ध्यान दीजिएगा कि जनजातियों से संबंधित आर्टिकल कौन सा होता है। आर्टिकल जनजातियों से संबंधित आर्टिकल 342, अनुच्छेद 342 के अंतर्गत आर्टिकल से जनजातियों से संबंधित आर्टिकल है। तो यह भी बात आपको याद रखना पड़ेगा। आगे बढ़े, चलिए अगला प्रश्न है, लठमरवा भोज किस जनजाति में प्रचलित है? प्रश्न है कि लठमरवा भोज किस जनजाति में प्रचलित है। साथियों ध्यान से देखिएगा, यह प्रश्न कई बार, मतलब ये आप ऐसे समझ सकते हैं कि ऐसे प्रश्न हैं जो कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, आपको तैयार रहना पड़ेगा, ठीक है। लठमरवा भोज किस जनजाति में प्रचलित है? तो ये इसी से संबंधित है, थारू से, आपके थारू से ही संबंधित ये भी है साथी, गौर कीजिएगा। नाग भिक्षु पूजा का रिवाज, एक प्रश्न और है यहां पर अच्छा सा, जनजातियों से। नाग भिक्षु पूजा का रिवाज किस जनजाति में प्रचलित है? थारू, बुक्सा, खरवार, उपयुक्त सभी। इन विच ट्राइब इज द कस्टम ऑफ स्नेक स्कॉर्पियन वर्शिप प्रिवेलेंट? थारू, बुक्सा, खरवार। तो आप सभी साथी ध्यान दीजिएगा, ये किसके साथ होता है? बुक्सा। ये प्रश्न बन जाता है किससे? सॉरी, बुक्सा नहीं, सॉरी, बुक्सा खरवार से है एक्चुअली। ये बुक्सा तो सबसे पुरानी जनजातियों में से हम,
किससे? खरवार से संबंधित है। क्लियर रहेगा, यहां कोई डाउट नहीं होना चाहिए, किसी भी साथी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति द्वारा ग्राम देवी की पूजा की जाती है? ये क्या मध्य प्रदेश की जनजाति का पूछा गया होगा? देखिए सभी साथी बताएं, उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति के द्वारा ग्राम देवी की पूजा, देखो पहली बात तो ये मध्य प्रदेश नहीं होगा, उत्तर प्रदेश की बात की जाएगी। उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति के द्वारा ग्राम देवी की पूजा की जाती है? साथियों ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश की बुक्सा जनजातियों के द्वारा ग्राम देवी की पूजा की जाती है। आगे बढ़े, अगला प्रश्न है साथी, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में थारू जनजाति निवास करती है? अभी जस्ट मैंने बताया, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में थारू जनजाति निवास करती है? तो ये आपके तराई क्षेत्र में, ठीक है बच्चा, ठीक है। इसके आगे का जो प्रश्न है हम लोग आगे देखेंगे, एक प्रश्न, दो प्रश्न और देख लेते हैं, इसके आगे का प्रश्न अगली क्लास में देखेंगे। केन नदी उत्तर में किस नदी में जाकर के मिलती है? केन, बेतवा, ये सब किस नदी में आकर के मिलते हैं? आपको पता होगा, यमुना नदी में। यमुना नदी गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी में से एक है, यहीं से चलती है, दिल्ली से चलती है, ठीक है। मतलब आप देखिए ऊपर से नीचे आ रही है, लगातार इलाहाबाद में जाकर के मिल रही है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि आंवले का सर्वाधिक उत्पादन, अंतिम प्रश्न है, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? जौनपुर, प्रतापगढ़, रायबरेली, सुल्तानपुर। ध्यान से देखिए, प्रतापगढ़ में आंवले का कई सारा बगीचा देखने को मिलता है, आंवले का कई सारा बगीचा भी देखने को मिलता है। यहां पर किसी भी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन हो, आप सभी साथी कमेंट करके बता दीजिएगा। कैसा रहा क्लास आप सभी बताइएगा, इसके आगे की क्लास को कल कंटिन्यू करेंगे। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन जरूर आप सभी कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए है। आप में से कई सारे साथी कमेंट कर रहे थे कि सर कई दिनों से यूपी की क्लास नहीं आ रही है, तो इस वजह से हमने फिर से इसे कंटिन्यू किया। जिम्मेदारी आपकी होती है, आप स्टेटस लगाएं, शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, कंटेंट देखें, अपने हिसाब से डिसीजन लें कि ये क्या वास्तव में शेयर करने लायक है, तब करिए, कोई दिक्कत नहीं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मेहनत करिए, बहुत कम समय है, जितनी जैसी जरूरत पड़ेगी मैं आपके साथ खड़ा हूं, यहीं पर जैसे भी होगा सब कुछ यहीं पर करके जाएंगे। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।